This conference will now be recorded. जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमने जितना पढ़ लिया है उससे आगे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो पिछली एंट्रीज दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही थी तो उसके बाद जो चीजें पीछे रह गई हैं वो मैं आपको दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करवाने के साथ साथ ही डिस्कस करता जाऊंगा। लास्ट एडजस्टमेंट आप देखें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आपको याद होगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने बात की थी जो पहले एक वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर इसका इफेक्ट लेते हैं, और दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमने देखा कि अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की लाइफ लेस देन 3 मंथ है तो तब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, अगर मोर देन 3 है बट ये आपको पता है कि लेस देन 12 मंथ ही होगी क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो फिर हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर देख लेंगे। साइलेंट होगा तो अपनी मर्जी करेंगे, आप जहां पर मर्जी लिख दें, कोई इशू नहीं है। बट इस सवाल के अंदर इसको अलग से बताने का मकसद यह है कि इसमें उसने कहा था कि कुछ इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है। इस बात का बताने का मकसद यह है कि वो लेस देन 3 मंथ। रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश का मतलब है कि वो बहुत ही मोर लिक्विड है, और मोर लिक्विड एसेट का मतलब होता है कि वो रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश होता है। तो इसका मतलब है कि जितना पोर्शन रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है वो हम ले लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और बाकी जो होगा वो किस में ले लेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। दो बातें हो गई। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको अगर याद होगा, आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनकम का प्रॉफिट लॉस या उसका इंटरेस्ट वो आप एडजस्ट करते हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का अगर यानी आ जाए इन्वेस्टमेंट इनकम तो आपने उसको इग्नोर करना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये डायरेक्ट इसका इंपैक्ट कैश में जा चुका होता है और वो कैश अकाउंट के बैलेंस के अंदर अवेलेबल होता है, और बाकी हम लिख लेते होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखी जा चुकी होती है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि वो नॉन करंट एसेट होती है, वो उसमें कुछ रिसीवेबल अभी रहते होते हैं, कुछ रिसीव्ड हो चुके होते हैं, इसलिए कुछ नॉन कैश आइटम हम कंसीडर कर लेते हैं, कुछ कैश आइटम कंसीडर कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो बजाते खुद वो एक रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है। दूसरा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो फौरन आपको मिल जाता है, और वो फौरन जो कैश मिल जाएगा कैश डेबिट, और वो जो इनकम है क्रेडिट है, और वो कैश बुक में जा चुकी होती है, दोबारा से उसको रिवर्स और एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर शॉर्ट टर्म वो उसने जानबूझ के दिया है क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को ज्यादातर यही पता होता है कि इन्वेस्टमेंट इनकम पर जो भी प्रॉफिट वगैरह इनकम आती है वो हमने एडजस्ट करनी होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट इनकम एडजस्ट नहीं करते। दूसरा, अब हम सवाल करना शुरू करते हैं, उसके साथ ही जो चीजें पीछे डिस्ट्रैक्शन की वजह से कुछ लोगों की मिस हो गई हैं वो साथ ही मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले एक बात याद रखें, हमारे पास प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटेन अर्निंग का लेजर, और रिटेन अर्निंग का लेजर रीवैल्यूएशन की वजह से भी चेंज होता है, अफेक्ट होता है। एक बात याद रखें, अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस किसी भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का हो तब रिटेन अर्निंग इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन होती नहीं।
डेप्रिशिएबल एसेट्स का सरप्लस अवेलेबल हो तो उसके लिए आप लेजर बना लिया करो कि कहीं रिटेन अर्निंग में तो कोई डिफरेंस चार्ज नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको हर एडजस्टमेंट की एंट्री बताता जाऊंगा। वर्किंग नंबर 1, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन सरप्लस का एक लेजर बना लेते हैं छोटा सा। ये सिर्फ इस बात को श्योर करने के लिए कि कहीं कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर रिटेन अर्निंग को चार्ज तो नहीं की। कोई भी चीज जो रिटेन अर्निंग को इफेक्ट करेगी उसके पहले लेजर बनाएंगे, उसके बाद रिटेन अर्निंग का लेजर बनेगा। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बाय डिफॉल्ट बैलेंस क्रेडिट होता है। ब्रॉड ऑन में कितना है 200 और कैरिड ऑन में कितना है डन। अब ऐसा करो, इस सेकंड एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पास करो, क्योंकि पूरे सवाल के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस में सिर्फ यही मसला है। क्या एंट्री पास होगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 35 से और रिवैल्यूएशन सरप्लस रिमेनिंग अमाउंट। दोबारा बताने लगा हूं, सवाल के अंदर देखें 80 मिलियन से ऐसा एसेट बढ़ा, उसने कहा आउट ऑफ विच, जिसमें से आपने 35 मिलियन से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट किया। ये बात वही आ गई कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 80 मिलियन से डेबिट किया। जब भी सरप्लस आता है, हम सरप्लस को क्रेडिट करने से पहले एक बात जरूर सोचते हैं कि कहीं कोई लॉस अवेलेबल तो नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो उसने खुद लिख दिया है कि 35 मिलियन आपने क्रेडिट किया है क्वेश्चन के अंदर, तो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बेहतर है रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट करेंगे 35 से और रिवैल्यूएशन सरप्लस रिमेनिंग अमाउंट 45। ये 35 मिलियन जो हो रहा है ये एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम है जो कि नॉन कैश है, और नॉन कैश इनकम को हम वहां पर जाकर रिवर्स करते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई की आइटम है, इक्विटी का पार्ट है, इसलिए उसको वहां पर एडजस्ट नहीं करते, तो एडजस्टमेंट में वो आएगा ही नहीं। तो हमने पहले फिलहाल एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो रहा है कितनी अमाउंट से 45। रिवैल्यू सरप्लस क्रेडिट कितने से हो रहा है तो 45 लिखेंगे। क्लोज करेंगे। एक मैं आपको डेमो के तौर पर, हमारा रिवैल्यू सरप्लस डेबिट मोस्टली 2-3 वजह से होता है। एक एक्सेस डेप्रिसिएशन की वजह से, उसकी एंट्री क्या होती है रिवैल्यू सरप्लस टू रिटेनर। एक रिवैल्यू सरप्लस उस वक्त डेबिट होता है कि जब लॉस आ जाए और पहले सरप्लस पड़ा, ड्यूरिंग द ईयर लॉस आ जाए पहले सरप्लस पड़ा हो, तो एंट्री क्या पास होती है, पहले सरप्लस रिवर्स करते हैं उसके बाद लॉस की एंट्री पास करते हैं। तो इसमें तो सरप्लस आया है, इसका मतलब है लॉस वाली एंट्री पास नहीं होगी, तो यहां पर फिर एंट्री पास होगी रिटेन अर्निंग वाली। रिटेन अर्निंग यहां पर ये रिटेन अर्निंग एक और नाम से भी आ सकता है कि अगर हम रीवैल्यूड एसेट को बेच दें, रीवैल्यूड एसेट कोई बेच, जितना सरप्लस पड़ा हो सारे का सारा रिटेन अर्निंग में चार्ज कर देते। ठीक है, वही पुरानी बातें हैं। वर्किंग नंबर 2, अब रिटेन अर्निंग का लेजर बना ले। इसकी एंट्री क्या पास हुई है पता है, रिटेन अर्निंग की, रिवैल्यू सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग। एंट्री के साथ चलोगे काम आसान हो जाएगा। रिटेन अर्निंग का ब्रॉड डाउन लिखते हैं 90 और कैरी डाउन 260। डन की बात। उसके बाद रिटेन अर्निंग जो क्रेडिट हुआ है रीवैल्यूएशन की वजह से, इसके अलावा भी सवाल के अंदर रिटेन अर्निंग की कोई ऐसी चीज गिवन हो जिससे रिटेन अर्निंग अफेक्ट हो सकता है, पहले वो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंस। इस पूरे सवाल के अंदर क्या डिविडेंड का जिक्र किया हुआ है?
क्लोज कर देते हैं। हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा और ये हमारी बैलेंस शीट। और अगर सवाल के अंदर टैक्स गिवन होगा तो टैक्स इसमें ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस सवाल के अंदर टैक्स है। डन की बात। अब क्वेश्चन तो हमारा स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देते हैं, साथ साथ फिर वर्किंग भी करते जाएंगे। पेपर में आपने पहले सवाल शुरू करना है, वर्किंग बाद में। बिजनेस का नाम है जनाब टेक्सटाइल टीएल। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून है, 31 दिसंबर है, 30 जून। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जी जनाब। अब जरा ध्यान से, हाँ जी, सबसे पहले हमने लिखना है प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वर्किंग नंबर 2 140 एडजस्टमेंट करनी है। जो जो चीजें गिवन है एडजस्टमेंट की पहले तो वो लिखें। सवाल हमने पूरा पढ़ा है पहले, इसलिए आप सवाल को हल करने से पहले सवाल पहले पूरा पढ़ना जरूरी होता है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन है, हाँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर, सॉरी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 290। एक बात याद रखें, क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन है, उसका भी कॉस्ट मॉडल है। इन्वेस्टमेंट इनकम है उसका, इसका मतलब है उसकी भी डेप्रिसिएशन का जिक्र होगा। उसके लिए लेजर बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ, जो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट होता है उसकी डेप्रिसिएशन नहीं लेते होते, तो उसकी डेप्रिसिएशन लेंगे क्यों? ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है तो इसके अंदर तो होगी नहीं। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है और फॉर द ईयर के अंदर फुली डेप्रिशिएटेड एसेट तो डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ, तो फॉर द ईयर में वो नहीं होगा, कहीं और उसकी एडजस्टमेंट होगी तो जरूर करेंगे। हाँ जी, डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यहां पर वर्किंग कर लेंगे, वर्किंग नंबर 3 कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ब्रॉड ऑन गिवन है 120, कैरीड ऑन, और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ें जरा, कि आपने 180 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नई खरीदी, एडिशन हो गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो गया। इसके अलावा अगर कोई और इंफॉर्मेशन होती तो लिखते, वरना क्लोज कर देते हैं। तो अगर क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो वो क्या चीज होगी, या डेप्रिसिएशन होगी या कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेची होगी या किसी और जगह पर ट्रांसफर की होगी। हाँ, डिस्पोजल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेची नहीं है। पूरे इस सवाल के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बेचने का जिक्र नहीं है, वो इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचा है, तो फिर बेचेंगे, डिस्पोजल वाली साइड पे लिख देंगे। चले जनाब। सर जी सर, ये कॉस्ट मॉडल पर है डेप्रिसिएशन का लेजर, तो फिर यहाँ पर सॉरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे आ सकती है? रहील भाई, ये आपको मैं कैसे बताऊं, अगर आप सामने होते तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताता। जरा ध्यान से सुनिएगा।
एक होता है कॉस्ट मॉडल, ये और चीज है। एक होता है लेजर कॉस्ट पे बनाना, ये दोनों में फर्क होता है। कॉस्ट मॉडल के अंदर लेजर WDV पे भी बन सकते हैं, लेजर कॉस्ट पे भी बन सकते हैं। लेजर को कॉस्ट पे बनाने का मकसद ये होता है कि आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की, और WDV बनाने का मतलब है कि आप अपने अकाउंट्स में सारी चीजें बुक वैल्यू पे ले रहे हो। कॉस्ट मॉडल का ताल्लुक ये है कि फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं है कि आपने डेप्रिसिएशन लाजमी चार्ज करनी है। ओके की बात? कॉस्ट मॉडल और चीज है, लेजर कॉस्ट पे बनाना और चीज है। तो ये जो लेजर बन रहा है, ये लेजर WDV पे बन रहा है। कॉस्ट मॉडल के अंदर लेजर WDV पे बन सकते हैं। क्लियर होगी बात? और यस सर। कॉस्ट को लेजर कब बनाते हैं? जब आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होती। तो ये सवाल के अंदर तो गिवन ही नहीं है, तो हम बुक वैल्यू पे बनाएंगे। आया ही सरप्लस है, क्वेश्चन के अंदर सरप्लस आया था ना, तो सरप्लस में उसने खुद ही लिख दिया कि 35 को उसने एडजस्ट किया, तो हम खुद से कैसे अज्यूम करें? तो रिटेन अर्निंग में जब हम सवाल लिखा है ना रिटेन अर्निंग के अंदर, तो वो तो आप मुझे खुद बताएं, सरप्लस आया है तो आप लॉस को कैसे एडजस्ट? लॉस तो आया ही नहीं, लॉस आता तो हम सरप्लस रिवर्स करते ना। इस साल सरप्लस आया है, ठीक है, तो सरप्लस वाली एंट्री सोचेंगे, लॉस की तो सोचेंगे ही नहीं। आपने कहा कि उसको इन सरप्लस दो तीन जगह पे जो ना वो डेबिट, एक तो लॉस होने की वजह से हाँ, एडजस्ट नेट ऑफ लॉस हुआ ही नहीं तो एडजस्ट क्यों करूंगा? सवाल के अंदर तो सरप्लस हुआ ऐसी के, लॉस होता तो एडजस्ट करता है ना, एक्सेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए जरा आप जरा वापस आए। डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वर्किंग नंबर 3 से हमने फाइंड कर ली। उसके बाद जो चीजें अवेलेबल है पहले वो लिख लेते हैं, फिर वर्किंग वाली चीजें लिखते हैं। एक आपके पास क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है, वो लिख लो 45। एक गेन ऑन डिस्पोजल गिवन है, रिवर्स कर देंगे। एक हमारे पास रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स किया है। अब याद रखें, अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता तो वो एक्सपेंस होता, ये रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स हो रहा है तो ये इनकम है, और इनकम हम इसमें माइनस करते होते हैं क्योंकि प्रॉफिट में ये ऐड हो चुकी होती है और हम रिवर्सल कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड है, तो इसलिए हम उसको, ये गेन और लॉस है, कैश रिसीव्ड में जाकर 5 लिखेंगे। ये तो गेन लिखा है मैंने, कैश रिसीव्ड नहीं लिखा अभी तक। गेन तो 8 मिलियन का ही है ना, जीरो बुक वैल्यू वाला एसेट आपने 8 मिलियन का बेच दिया, वो 8 मिलियन पूरे का पूरा गेन या लॉस है। इसके अलावा जनाब इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम का जहां पर जब जाएंगे ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वहां से माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी उसको माइनस करेंगे, तो जितने मर्जी फैक्ट हो। ये डबल एंट्री नहीं पढ़ रहे हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जहां जहां पर फॉर्मेट में इफेक्ट पड़ेगा वहां पर हम लिखेंगे। इन्वेस्टिंग में जाएगा ना, दूसरा ये 3 मिलियन उसने रिसीवेबल में लिखा हुआ है, वहां से माइनस कर दें, खत्म। चले जनाब, मुझे बताएं इसके अलावा कोई वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर कोई मसला हो? प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब जरा खामोश हो जाए, क्वेश्चन करना है। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना आ गया? 442। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे आया था गेन, इनकम थी सॉरी, वो इधर लिखेंगे एडजस्टमेंट में? मैंने रहील भाई क्लास शुरू होने से पहले उस पे 5 मिनट लगाए थे और ये बताया था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनकम जो होती है
वो हमने कंसीडर कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं करनी होती। शॉर्ट टर्म का क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इनकम शो करते हैं, शॉर्ट टर्म की नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं, कैश फ्लो में किसी भी जगह नहीं लिखते। चले जनाब नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल की चेंजेस मैं हाईलाइट कर रहा हूं। एक इन्वेंट्री को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये जो आपने ऊपर रीवैल्यूएशन लॉस की रिवर्सल डाली है, इसको आपने माइनस क्यों किया है? इसको ऐड नहीं करना था? ये रिवैल्यू, आप मुझे ये बताएं कि एडजस्टमेंट के अंदर हम इनकम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? एडजस्टमेंट जो ये कर रहे होते हैं सारी, इसमें एक्सपेंस जो आ रहे होते हैं वो प्लस हो रहे होते हैं, इनकम माइनस कर रहे होते हैं। और ये रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स किया था आपने जर्नल एंट्री में। मतलब अगर आप इसकी एंट्री पास करो तो क्या पास की थी आपने? पीपीई डेबिट 80 मिलियन से, रिवैल्यूएशन लॉस को रिवर्स किया था 35 से, तो ये क्रेडिट साइड पर आ रहा है। तो क्रेडिट साइड पर तो ये इनकम हुई होगी या एक्सपेंस हुआ होगा? इनकम सर। कम है, और इसलिए एडजस्टमेंट के अंदर हमने इसको माइनस किया। अगर ठीक है लॉस सर, होता, थैंक यू। चले जनाब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में सबसे पहले इन्वेंट्री का इफेक्ट बताएं। 180 से 205, इंक्रीज इन $25 से, डेटर्स 291 से 342, इंक्रीज हो रहा है। इस वो अदर रिसीवेबल में, वो कोई हमारा ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, वो अदर रिसीवेबल में होंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, जी इधर ही आएगा। हाँ जी जनाब, डिफरेंस बता दें। 50 इंक्रीज है। अब जब आप अदर रिसीवेबल का चेंज लोगे तो क्लोजिंग में से जो 3 रिसीवेबल है नॉन करंट एसेट का, वो माइनस करके लो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर कोई भी नॉन करंट एसेट का रिसीवेबल या पेएबल होगा उसको हमने कंसीडर नहीं करना। तो आपने करना क्या है, 14 में से 3 माइनस कर दो, कितना बच गया? 11। 20 to 11 का डिफरेंस 9। इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज इन अदर रिसीवेबल 9। उसके बाद शॉर्ट टर्म, लास्ट लाइन पढ़े जरा दोबारा, उसके अंदर उसने लिखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग 35 मिलियन आर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश। इसका मतलब है जो रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बाकी वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग में से 35 माइनस कर देंगे, क्लोजिंग में से 20 माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका डिफरेंस हम यहां वर्किंग कैपिटल में लिख लेंगे। देखें अभी अब मैंने बात बताई थी ना कि जो रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है वो लिखनी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड, और बाकी की वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। अब लास्ट एडजस्टमेंट पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग 35 मिलियन आर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश, और 2019 में ये अमाउंट 20 थी। इसका मतलब ये लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऊपर आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनकम ज्यादा लिखी हुई है, 48 ओपनिंग है, 60 क्लोजिंग है। 48 में 20 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगी, बाकी यहां पे, और 60 में 35 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, बाकी यहां पे। तो आप लोग जब वर्किंग चेक करोगे 48 में से माइनस कर दोगे 20, और 60 में से माइनस कर दोगे, ये कितना आ गया, 48 में से 20 माइनस किया और 60 में से 35। अब इसका चेंज लोगे जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर आएगा। 3 इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज? डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और बात आप क्लियर हो गई? हाँ जी पूछें, क्या समझ नहीं लगी?
मैं पहले तकरीर की 5 मिनट सवाल शुरू होने से पहले। और मैंने कहा है, आप सुने, इसकी सिर्फ एक जगह है या दो जगह? दो। कौन कौन सी? वर्किंग कैपिटल चेंजेस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब उसने खुद डिफाइन कर दिया है कि इतनी अमाउंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेनी है, इतनी अमाउंट। अब यहां पर देखें, लास्ट लाइन पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनकम 35 मिलियन आर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश। इसका मतलब है ये मैं लूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ऊपर आप देखें तो 60 टोटल लिखी हुई है, उसमें से 35 रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है। इसका मतलब है 35 ले लूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में और बाकी की ले लूंगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। वो टोटल है, उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऊपर तो वो जहरी सी बात है, फाइनेंशियल पोजीशन है तो उसमें तो टोटल इफेक्ट होगा। हाँ जी जनाब, ओके होगी बात सर? बात एक्सक्यूज ट्रेड मी एंड सर। अदर कुछ चीजें शामिल हैं। कोई बंदा सवाल पूछना चाह रहा है, जल्दी से पूछे। यस सर, ये ट्रेड रिसीवेबल जो अदर रिसीवेबल्स है ये हमारे 14 से 11 क्यों है सर? ये मतलब 3 से भरे नहीं है? इसके अंदर 3 मिलियन नॉन करंट एसेट्स का मौजूद है। यस सर। और आपको पता है रिसीवेबल या पेएबल में अगर कोई नॉन करंट एसेट का रिसीवेबल या पेएबल मौजूद हो तो हम माइनस कर देते हैं। ओके सर, ओके, समझ आ गया। डन होगी बात? थैंक यू। यस सर, चलिए थैंक यू आप सर। काम करें, थोड़ा आगे चलते हैं। ट्रेड पेएबल के अंदर अगर आप यहां पर आए सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट में, कहता है 12 मिलियन इस साल के पेएबल के अंदर फाइनेंशियल चार्जेस है। 12 मिलियन इस साल के पेएबल के अंदर इंटरेस्ट पेएबल है। और पिछले साल ये अमाउंट कितनी थी? 17 मिलियन। हम क्या करेंगे, अगर अदर पेएबल होता तो ये अदर पेएबल में होता और उसमें उसने खुद ही लिख दिया ट्रेड एंड अदर पेएबल। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस, क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस, उसके बाद डिफरेंस लेंगे। ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस किया तो कितना आया? 144 में से 12 माइनस कर दिया और 120 में से 103। अब इसका चेंज ले लो, डिक्रीज, इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल। कितनी अमाउंट है? 29 से इंक्रीज है तो इनफ्लो। और बताएं, मुझे नहीं लगता कि कोई और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में की अमाउंट। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन, कितना अमाउंट आ गई? तो इसके बाद इंटरेस्ट पेड आता है और टैक्स पेड आता है। वर्किंग नंबर शायद 4 है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो तो लेजर बना लिया करो, वरना डायरेक्ट लिख लिया करो। अब इस सवाल के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट पेएबल का लेजर बनाना पड़ेगा। उसने सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट के अंदर ब्रॉड ऑन भी बता दिया, कैरी ऑन भी बता दिया और इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर भी बता दिया। ब्रॉड ऑन कितना बताया? 17, कैरीड ऑन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इंटरेस्ट चार्ज किया है, जितना पे किया 50, टैक्स है ही नहीं तो हमारे पास, और ना ही डिविडेंड है, क्योंकि डिविडेंड अगर ना होता तो फाइंड करना पड़ता रिटेन अर्निंग से, वहां प्रॉफिट फाइंड कर चुके हैं। हाँ जी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम 35। अब इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन
बेहतर जरूर है। 2-4 चीजें ऐसी हैं जो इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डन जी। सबसे पहले परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका हमें हर हाल में लेजर बनाना पड़ेगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो गिवन था, याद है ना, 180 से गिवन है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल वो भी गिवन है 5 से। 8 का बेचा था लेकिन 3 स्टिल रिसीवेबल है, तो इसलिए यहां पर हमने 5 लिखा। लेकिन गेन या लॉस जितना आएगा उतना लिखेंगे। यहाँ कैश रिसीव 5 का हुआ है तो वो 5 से लिखा। तो उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तो मेरे ख्याल में जिक्र ही नहीं है सवाल के अंदर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो सिर्फ अब हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर बनाना है। वो तमाम एडिशनल इंफॉर्मेशन जिस वजह से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर फर्क पड़ा होगा वो सारा लिखिए। ये लेजर किस पे बनाएंगे, बुक वैल्यू पे या कॉस्ट पे? बुक वैल्यू पे, क्योंकि सवाल के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस अवेलेबल नहीं। ब्रॉड ऑन 1200 कैरिड ऑन 1619। अब जो चीजें आपको क्लियर पता है पहले तो वो लिखिए। पहली ट्रांजैक्शन की मैं दोबारा एंट्री पास करूंगा। पहली एडजस्टमेंट की एंट्री है जनाब, आपने 240 मिलियन वाला एसेट 200 मिलियन फेस वैल्यू शेयर के बदले खरीद लिया। तो 40 मिलियन एक्स्ट्रा आप लोग शेयर कम के हैं, एसेट खरीदा ज्यादा का। इसका मतलब है जो 40 मिलियन शेयर की ज्यादा वैल्यू है ना, वो क्या है, शेयर प्रीमियम। तो अगर मैं एंट्री पास करूं, पहले भी इसको आपको समझाया था कि इक्विपमेंट डेबिट कर दोगे जितनी उसकी फेयर वैल्यू है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा अपनी फेस वैल्यू से, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब है मेरा एसेट 240 से एडिशन हो। आप चाहे 240 शेयर कैपिटल के नाम से लिख दो, कोई मसला नहीं। आप एसेट 240 से डेबिट होना जरूरी है, एसेट का 240 से डेबिट होना जरूरी है। फिर आपको याद होगा रीवैल्यूएशन की वजह से भी हमारा एसेट डेबिट हुआ है। कितनी अमाउंट से? सरप्लस उसमें चाहे 45 था, बट हमारा एसेट कितने से डेबिट हो रहा था? एक फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट आपका बेचा। जो एसेट फुल्ली डेप्रिशिएटेड था उसकी बुक वैल्यू पे यहां पर आना है, तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? 0। 36 कहां से? 36 उसकी कॉस्ट थी। अगर मैं लेजर कॉस्ट पे बना रहा होता तो तब मैं डिस्पोजल 36 जरूर लिखता, और मैं उसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसकी 36 जाकर लिखता। अब मैं लेजर किस पे बना रहा हूं? फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की WDV क्या है? 0, तो 0 से लिखूंगा। ओके होगी बात? उसके बाद आप देखें कोई और चीज जो आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि बुक वैल्यू पर है तो 290 इधर ही आना है। खत्म कर दें, जो डिफरेंस आएगा दैट इज कैश। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर हमने अलग से बना दिया, उसकी डेप्रिसिएशन तो उधर ही आएगी ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लेजर में ही हमने फाइंड की थी। ये पीपीई का लेजर है, हमने रखना वैसे ही है जैसे आईए 16 है, लेकिन रखना उनको सेपरेट सेपरेट। चलें जी, काम हमारा हो गया। 89 का कहा था आपने,
खत्म होगी बात, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये जो मैंने पीपी का लेजर बनाया है, इसको अगर हम कॉस्ट पर भी बनाएं, डब्ल्यूडीवी पर, बुक वैल्यू पर ना बनाएं, तो भी यानी कि फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम एक्यूमुलेटेड पोजीशन का लेजर बनाते हैं डिप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए। मेरी तरफ देखो बराबर, आप ये देखो कि क्या इसके अंदर आप लोग, आपके पास कॉस्ट फाइंड कर सकते हो? यहाँ पर जो एसेट्स पड़े हैं वो तो नेट करके उसने बता दिए हैं, एक्यूमुलेटेड एप्शन तो है ही नहीं, तो इम्पॉसिबल है इसकी कॉस्ट फाइंड करना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ही नहीं सवाल के अंदर, और ना ही एसेट्स की डेट ऑफ परचेज गिवन है। तो ये जो जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर ना गिवन हो, तो ये क्वेश्चन के अंदर बुक वैल्यू गिवन होती है, तो फिर पॉसिबल नहीं है कॉस्ट पे बनाना। बात समझ लगी सर? चलिए जनाब, इसका नेट कितना आ रहा है? 564 आउट। इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा तो नहीं, पहली एडजस्टमेंट की वजह से, पहली एडजस्टमेंट की वजह से कह सकते हैं। हेडिंग दे लें फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक ही बात है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले शेयर कैपिटल का लेजर बना लेते हैं। आई कैप मोस्टली क्या करता है, शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल के ओपनिंग में ऐड कर देता है क्लोजिंग, क्योंकि ये नेचर तो एक ही है। आप सेपरेट बनाओ तो भी ठीक है, इकट्ठा बनाओ तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम तो अलग अलग ही बनाएंगे। शेयर कैपिटल का लेजर बना लेते हो जनाब। ब्रॉडन कितना है? ब्रॉडन हो गया 200, सॉरी कैरिड ऑन। हमारा एक शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है इक्विपमेंट के नाम से, तो याद है जब आपने एंट्री पास की, इक्विपमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट 200 से, शेयर प्रीमियम क्रेडिट 40 से। इसके अलावा एक बात याद रखिए, जब क्वेश्चन के अंदर रिटेनर ने गिवन हो ना, तो कैपिटल के लेजर में प्रॉफिट और डिविडेंड कभी भी नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ कैश आएगा। डिफरेंस इसका, जो इंफॉर्मेशन उसने बताई वो लिखने के बाद अगर तो डिफरेंस आएगा तो फिर वो सिर्फ क्या होगा, कैश। तो किस साइड पर कैश आ रहा है? अगर इस साइड पर कैश आता तो ये रीपरचेज ऑफ शेयर कैपिटल होता, रिडेम्पशन। चलिए जनाब, शेयर प्रीमियम का भी साथ ही लेजर बना लो। ब्रॉड ऑन कितना है? हर बंदा जो क्लास ऑनलाइन ले रहा है वो अपना सवाल सामने रखेगा। हाँ जी जनाब, कैरिड ऑन कितना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वजह से कितना शेयर प्रीमियम बढ़ा था? 40। इसके अलावा कोई डिफरेंस होगा तो वो क्या नाम होगा? कैश। हर एडिशनल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद फिर हमने डिफरेंस देखना होता है। कितने का डिफरेंस है? कोई बंदा सॉल्यूशन देखेगा तो उसने डायरेक्ट इंक्रीज इन शेयर एंड शेयर प्रीमियम लिखकर 300 से लिख दिया होगा, तो हम 200 से शेयर कैपिटल लिख देते हैं और 100 से शेयर प्रीमियम। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन कितनी अमाउंट है? इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम। लॉन्ग टर्म लोन पे आ जाओ। लॉन्ग टर्म लोन के बारे में आपको बात बताई थी कि अगर उसका करंट मैच्योरिटी लोन गिवन है, ओपनिंग में ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग में क्लोजिंग ऐड करो, उसके बाद उसका डिफरेंस लो इंक्रीज है या डिक्रीज है। ओपनिंग में ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग में क्लोजिंग, उसके बाद डिफरेंस देखना है। ओपनिंग है 445, करंट पोर्शन कितना है? 60, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 505 लिख लो। फिर 367 प्लस 78 445, इसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है। डिफरेंस बताएं, डिक्रीज इन या लोन पेड?
डिक्रीज इन लॉन या लॉन पेड, कितने से? डिविडेंड इसके अंदर था ही नहीं, और कोई भी चीज इसमें नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 240। फिर हम लिखेंगे नेट इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड हम कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए भी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग नंबर 6, कैश एंड, जी क्वेश्चन में आए आपके पास कैश एंड बैंक गिवन है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कुछ है। ओपनिंग और पहले लिखें कैश एंड बैंक। ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है? फिर हम लिखेंगे जो रेडीली कन्वर्टेबल टू कैश है 20 की ओपनिंग थी और क्लोजिंग हम 26 नेट में ऐड करेंगे और हमारा आंसर क्या आना चाहिए 59। तो इसमें हम 26 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया 59। ठीक होगी बात? शॉर्ट टर्म में क्या? नहीं, उसने खुद क्या दिया था कि कुछ रेडीली कन्वर्टेबल टू कैश है और कुछ वर्किंग कैपिटल में है, तो हमने उसको स्प्लिट किया। लास्ट टाइम भी ऐसे ही करवाया था। नहीं, उसमें फिर हमने कंसीडर नहीं किया होगा। अगर सवाल के अंदर वो ये खुद स्प्लिट करना बता दे तो फिर हमने सारे का सारा इधर नहीं लिखना। उसका रेडीली कन्वर्टेबल टू कैश बताने का मकसद ही यही था कि आपने उसको स्प्लिट करना। ठीक है, अगर पहले आपको क्वेश्चन करवाते हुए ये बात कंसीडर नहीं की थी तो वो आपने अब कंसीडर कर लेनी है। शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट इनकम को इग्नोर कर देते हैं, लॉन्ग टर्म की होती तो कंसीडर करते हैं। वो इंटरेस्ट इनकम वहां पर माइनस कर देते, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितना रिसीव्ड हुआ है वो ऐड कर देते। देखें, हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को दो जगह लिख सकते हैं, ये बात आइडिया है ना। अब उसने जब अगर वो खुद बता दे कि सारी की सारी कन्वर्टेबल टू कैश है, फिर सारी की सारी लिखते कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कुछ ना बताता अपनी मर्जी कर लेते। अब उसने खुद बता दिया है, टोटल ज्यादा दी, कहते उसमें से इतनी कन्वर्टेबल टू कैश है, तो जितनी गिवन है, अब वो गिवन है ना, वो टोटल है। नीचे एडजस्टमेंट में बता रहा है कि उसमें से 35 रेडीली कन्वर्टेबल टू कैश है। इसका मतलब है अब हम उसको लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, जो बाकी होगी उसको किस में ले जाएंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के साथ। पोजीशन जगह वही दो होंगी उसकी। ठीक है, जब वो खुद बता दे तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे। ओके होगी बात? चलिए जनाब, यहां से सवाल जिसने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो यहां से ये सवाल शुरू हो रहा है। पूछो पूछो। चले, कुछ पूछना है तो पूछें। आपको तो मैंने पहले बताया। आप देखें आपका कैश एंड बैंक कितना है, कैश एंड बैंक मत देखें कितना, 6 और 24 वही लिखा है। इसमें शॉर्ट टर्म में रेडीली कन्वर्टेबल टू कैश कितना है, 30 और 35 और 20।
ओपनिंग पिछले साल का 20 है, इस साल का 35 है, वो भी लिख दिया शॉर्ट टर्म में, प्लस कर दिया। पिछली दफा वो ना हमने टोटल को कंसीडर नहीं किया होगा, जो लास्ट टाइम सवाल किया होगा तो टोटल को कंसीडर नहीं किया होगा। हाँ जी, खत्म होगी बात। चले जनाब, ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको करवा दिया हुआ पहले। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको दोबारा सेंड कर दूंगा, आप दोबारा एक दफा दे दीजिए, बल्कि ये वो करवा दिया हुआ, आते ही पहले वही सवाल करवाया। चले इसमें जरा खामोशी, इसमें अगर कोई सवाल रह गया है तो वो कल की क्लास में होगा। एक मिनट, आपने ये सवाल करना है, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे।